एक दिन सोचा पास बिठाऊं, उसकी सुनूं कुछ, अपनी सुनाऊं। गुजर रही थी दबे पांव वो, पुकार लिया मैंने धीमे से। कदम रुके उसके ठिठके से। मैंने पूछा, ऐ जिंदगी तू क्यों भरमाती? कभी हंसाती, कभी रुलाती, कभी कभी तो समझ ना आती। थोड़ा झिझकी फिर मुस्काई, बदले में इतना कह पाई। कहीं अब्र कहीं आग का दरिया, मैं क्या हूँ बस तेरा नजरिया। मैं क्या हूँ बस तेरा नजरिया। जी हाँ, नज़र नज़र की बात है बस। सबका अपना अपना नज़रिया होता है। किसी के लिए दरिया एक बूंद, किसी के लिए एक बूंद ही दरिया होता है। सच में। और नज़रिए के कुछ ऐसे ही पहलुओं को समझने के लिए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हम हैं आपके साथ। मैं रश्मि और मैं अतुल। नमस्कार, धन निरंकार। नज़रिया अपने आप में ही कितना खूबसूरत शब्द है ना। नज़रिया यानी दृष्टिकोण, यानी सोच, यानी मानसिकता, या मानो मनोवृत्ति। और इंग्लिश में कह दें तो पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू पॉइंट, परसेप्शन। एग्जैक्टली। एंड मे बी वे ऑफ लुकिंग, मे बी आइडियोलॉजी, यस, मे बी थ्योरी एंड मे बी एटीट्यूड। एंड व्हेन आई से एटीट्यूड इज समथिंग द वे यू थिंक एंड फील अबाउट इट। एब्सोल्युटली अतुल जी, सच ही तो है कि सारा खेल नज़रिए का है। अब देखिए ना, गर्मी का मौसम है, सुबह 7 बजे ही सूर्य देवता दरवाजे पर दस्तक दे देते हैं जी। अब उस सुबह की धूप को धूप ही देखूं तो गर्मी का एहसास बढ़ जाता है, और विटामिन डी का सोर्स देखूं तो वो दवाई सी लगने लगती है। जी हाँ। माना कि दिन भर तापमान और ऊपर चला जाता है, पर गर्मी का यही मौसम तो स्कूल की छुट्टियां, नानी दादी के साथ बिताने वाले पल, खट्टे मीठे फाल से और रसीले आम भी तो लाता है। क्या बात। देर तो बस इस पहलू की तरफ नजर डालने की होती है। आई एग्री विद यू। सो सारा खेल तो नजरिए का है। बिल्कुल। सो देयर इज ए फेमस इंसिडेंट व्हेन ए ब्लाइंड पर्सन आस्क्ड स्वामी विवेकानंद जी, कैन देयर बी एनीथिंग वर्स देन लूजिंग आईसाइट? आईसाइट? यस, आई रिपीट द क्वेश्चन. Can there be anything worse than losing the eyesight? Oh. And he humbly replied, yes, losing your vision. Wow, क्या बात है। So it depends how you look at the things. एक जगह इंग्लिश में लिखा हुआ है TODO. So maybe अगर उसको कोई रोमन हिंदी में पढ़ेगा तो उसको लगेगा तोड़ो. But the other person at the same time he is seeing it as a to do. To do, right. As a to do list. If somebody is saying PAIN, pain, but for someone it could be positive attitude in negative situation. Wow, never thought like that. And as we have heard about impossible, the word itself says yes, I am possible. Correct. Yes. Wow, absolutely Atul ji. Such a positive way to look at things and look at life. So रश्मि जी, अभी लगभग 2 साल से हमने वो कोरोना टाइम्स भी देखा जी, एंड हर एक के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे, हर एक का नज़रिया उसके प्रति अलग था। कितने ही लोगों ने वो शुक्र मनाया कि इसी बहाने हमें अपने परिवार के साथ गुड क्वालिटी टाइम मिला, क्योंकि पहले वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी स्कूल में बिजी था, कोई करियर में बिजी था, कोई शॉप पे, कोई जॉब पे, बट दे रियली फेल्ट ए स्टेट ऑफ ब्लिस कि इसी बहाने हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला जी। वहीं ऐसे भी नज़रिए वाले लोग थे जिन्होंने सोचा कि ये कहाँ हम कैद हो गए, कितनी खुली ज़िंदगी थी, कितनी आज़ाद ज़िंदगी थी। करेक्ट। तो सिचुएशन तो वही है, लेकिन हर एक का देखने का नज़रिया अलग है। कोई इसको पॉजिटिवली देख रहा है, कोई इसको नेगेटिवली देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही अतुल जी। और फिर ये जो वेरिएशंस हमने देखी, सिर्फ पिछले 2 साल में ही नहीं, देखा जाए तो अमूमन एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत सारे वेरिएशंस, उतार और चढ़ाव से सजी हुई होती है, पर अगर नज़रिया अच्छा हो, पॉजिटिव
सारी की सारी एक एक शब्द सिर्फ ये बताता है कि नज़रिया अगर सकारात्मक हो तो हर हाल में इंसान खुश रह सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अतुल जी, ये कहना आसान सा लगता है और करना थोड़ा सा मुश्किल। जैसे कि अभी मैं अपना ही किस्सा बताऊं तो पिछले महीने मैं बच्चों को स्कूल से पिक करने जा रही थी। ड्राइवर भैया ने गाड़ी निकाली और न जाने उनका पैर अटका ब्रेक क्लच या एक्सेलरेटर के बीच में या क्या रीज़न बना, लेकिन वो गाड़ी दीवार पर बहुत तेज़ जाके टकरा गई। और इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, गाड़ी का बहुत नुकसान हो चुका था। फॉर्चुनेटली ना तो मुझे कुछ चोट आई थी खास और ना ही ड्राइवर भैया को कुछ नुकसान हुआ जी। लेकिन अब नज़रिए का कमाल देखिए कि उस गाड़ी को जिसने भी देखा, आस पड़ोस, घर परिवार या रिश्तेदार जो भी उस वक्त वहाँ पे आए, उन्होंने देखा, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि तू तो शुक्र मना कि जो कुछ बड़ा होना था वो भगवान की कृपा से छोटे में घटित होके रह गया। हम कहते हैं ना, सूली का कंडा हो गया। हाँ जी। और साथ ही ये कहा कि गाड़ी का क्या है, वो तो दोबारा भी तैयार हो जाएगी। करेक्ट अतुल जी, ऐसी सोच भी ना जब सही समय पर आ जाती है तो बेवजह का जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तनाव है, उसको सहज ही दूर कर जाती है और लाइफ को एक स्टेबिलिटी देते हुए, शांत करते हुए निकल जाती है। Absolutely agree, रश्मि जी। This state of bliss and state of contentment, this comes from भक्ति, this comes from ब्रह्म ज्ञान। हाँ जी। और सत्संग में ही कहीं पे सुना था कि एक बहन जो पेशे से घरों में बर्तन मांजती थी जी, और काफ़ी मुश्किल से अपना गुजारा करती थी, जीवन से परेशान थी, दुखी थी, तो जब उसको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई और उसमें चेंज आया, लेकिन देखने वालों ने क्या कहा कि क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें ब्रह्म ज्ञान लेकर, तुम पहले भी बर्तन मांजती थी और आज भी बर्तन मांज रही है। आस पड़ोस के जो लोग जी थे। जी जी। अच्छा। तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहती फ़र्क तो बहुत बड़ा आया है मेरे जीवन में। पहले मैं रो रो कर बर्तन मांजती थी, अब हंस हंस कर बर्तन मांज रही हूँ। क्या बात है। लेकिन फिर आपने कितना खूब फरमाया कि ये जो पॉजिटिविटी है ये आएगी ईश्वर से जुड़कर ही, निरंकार से जुड़कर ही, क्योंकि इसके ध्यान में, इसके साथ जुड़ने में, सद्गुरु के साथ जुड़ने में एक अलग सा सुकून है, एक अजीब सी पॉजिटिविटी है, एक कशिश है जो जीवन को ठंडक देती है। राइट। और ये जीवन की ठंडक आती है सद्गुरु के हुक्म से, सद्गुरु के आदेशों से। एक किस्सा याद आया जहाँ माँ ने देखा कि उनका बेटा एप्पल खा रहा है जी, और उसके दोनों हाथों में एप्पल है। तो माँ ने बड़े प्यार से बच्चे को कहा, बेटा इसमें से एक एप्पल मुझे दे दो। बच्चे ने कुछ सोचा और फटाफट से दोनों एप्पल्स में एक एक बाइट ले ली। अच्छा। तो माँ का नज़रिया देखिए, उनको लगा कि शायद बच्चा ज़्यादा लालच में आ रहा है और वो मुझे एक भी एप्पल नहीं देना चाहता है। लेकिन अगले ही पल बच्चे ने जानते हैं क्या कहा? क्या? माँ ये लीजिए, ये वाला एप्पल लीजिए, ये ज़्यादा मीठा है। ये ज़्यादा मीठा है। कमाल है। तो किस तरह नज़रिए का फ़र्क होता है और किस तरह हम नज़रिए के बहकावे में भी या गलत नज़रिया होने से भी बहक जाते हैं और गलत सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अतुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी डिसाइड करना चाहते हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हो जाते हैं अपनी सोच को लेकर। जी, तो हमें पेशेंट नहीं बनना है, हमें पेशेंस रखना है। बिल्कुल अतुल जी, नहीं तो फिर उलझे रह जाएंगे उसी 6 और 9 के चक्कर में। जैसे कि किसी ने 6 को 9 देखा तो किसी ने 9 को 6 देख लिया जी। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक थे। करेक्ट। फर्क तो सिर्फ नज़रिए का था। जी बिल्कुल। और नज़रिए के ऐसे ही अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है पैनल डिस्कशन। आज के इस गहन विषय पर अपना नज़रिया साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय महात्मा जीपी चड्ढा जी। आप उप मुख्य संचालक एडमिनिस्ट्रेशन संत निरंकारी सेवा दल के तौर पर अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। इसके साथ ही अनेकों अनेक सेवाएं सद्गुरु ने आपको बख्शी हुई हैं और सबसे खास बात यह है कि आप एक समर्पित गुरसिख भी हैं। जीपी चड्ढा जी, आपका वॉइस डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यकार जी। धन्यकार जी। जैसे कि आज नज़रिए के बारे में हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, तो वी आर फॉर्चुनेट कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं टू शेयर योर वैल्यूएबल इंसाइट ऑन दिस टॉपिक। दरअसल नज़रिया शब्द ही ऐसा है जो कहते के साथ ही बहुत पर्सनल और इंडिविजुअल सा नज़र आता है, पर फिर भी
हर किसी को प्रभावित करता है। हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या नज़रिया है नज़रिए को लेकर। ये बड़ा गहन विषय है, जैसे आपने कहा नज़रिए का। जी। तो जहाँ तक दास समझता है कि नज़रिया जो मेरा होता है वो बनता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आई एम एक्सपोज टू। जिस सिचुएशन में, हालात में मैं होता हूँ, उस हिसाब से मेरा एक नज़रिया बनता जाता है। जी। और जहाँ तक वो बात कि दूसरों को प्रभावित करने वाली बात है, तो ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान आ गया जी कि इस वक्त हम इंडिया में बैठे हैं और दोपहर का समय है, और अभी मैं किसी को अमेरिका में फ़ोन करूं और उनको बोलूं कि देखो कितनी अच्छी दोपहर की धूप है, और वहाँ से जवाब मिलेगा अभी तो अंधेरी रात है। अब दोनों का अपना अपना नज़रिया अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ठीक है। अगर मैं इसी बात के ऊपर अड़ जाऊं कि आप कैसे कह सकते हो कि इस वक्त तो रात है, अभी तो मैं देख सकता हूँ एंड आई कैन गिव द प्रूफ कि इस वक्त तो पूरा दिन है, तो एक पहलू तो दास को समझ में आता है कि नज़रिया मेरे हिसाब से मैंने बनाया हुआ है, जो इंडिविजुअलिस्टिक की आपने बात की। दूसरा पहलू ये भी ध्यान में आ रहा था कि दूसरों को प्रभावित करने वाली जहाँ बात है कि जो मेरा नज़रिया होता है उससे मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि दूसरे को उसी मुताबिक ढालूँ, पर शायद वो बात ठीक नहीं होती। बिल्कुल, अक्सर ऐसा देखने में आता है। हाँ, जैसे आम तौर पे हम सब कहते हैं कि सैर करना बड़ी अच्छी बात है, ब्रिस्क वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, और मैं इसी बात को सबके ऊपर लागू करना शुरू कर दूं और किसी के घुटने में दर्द हो और मैं इंसिस्ट करूं कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर भी बोलते हैं एंड इन जनरल एवरीवन सेज इट इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस, राइट, लेकिन वो घुटना दर्द करता है तो अगर ब्रिस्क वॉकिंग कर ली तो पता लगा कि उसके बाद वो चलने लायक भी नहीं रह जाता। तो पहला पहलू जो दास को इसमें महसूस हो रहा है कि नज़रिया मेरा इंडिविजुअलिस्टिक ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये समझने की भी ज़रूरत है कि क्या वो नज़रिया ठीक है या नहीं, क्या जो मैं सोचता हूँ वो एक पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर ठीक है या वो यूनिवर्सली ठीक है। तो ये तो पहला पहलू दास को समझ में आता है कि नज़रिया जो है इंडिविजुअलिस्टिक तो हो सकता है, लेकिन अगर सबके ऊपर एप्लीकेबल करना हो तो मुझे कहीं ना कहीं और ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल जी, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, पर हम दूसरों में क्या देखते हैं ये दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जैसे कहा जाता है ना कि नज़र का ऑपरेशन तो संभव है, पर आपसे जानना चाहेंगे कि नज़रिए का ऑपरेशन कैसे होता है। अतुल जी, आपने फिर वो बात रखी जो शायद हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, जो जानने की बात। जैसे बाबा जी भी कहा करते थे ना कि अगर किसी को भूख नहीं लगती तो वो भी एक बीमारी है, उसका इलाज करवाना पड़ता है। करेक्ट। और अभी शायद जहाँ बात शुरुआत हुई वहाँ पर भी आया कि कहीं ना कहीं वो ज़रूरत है मुझे समझने की कि नज़रिया मेरा क्या किसी पैमाने के ऊपर खरा उतरता है या नहीं उतरता, ठीक भी है या नहीं ठीक है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि मेरा नज़रिया क्या केवल मुझे असर कर रहा है या बाकियों के ऊपर भी असर कर रहा है। जी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपनी कॉर्पोरेट लाइफ की बात करूं तो वहाँ पर रोज़ कितने ही सारे डिसीज़न हमें लेने होते हैं, और उस कोई बड़ा डिसीज़न हो तो उसको काफ़ी सारे और ऑफिसर्स के लेवल से गुजरना होता है कि वो भी वेरीफाई करते हैं कि डिसीज़न ठीक है, अप्रूवल्स होती हैं। तो कई बार ये भी होता है कि जो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही थी प्रपोज़ल, वो आगे किसी ने उसमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ऐड किया कि मुझे भी लगने लग जाता है कि हाँ शायद ये तो ठीक नहीं था। तो इसी प्रकार अगर मैं अध्यात्म में बात करूं तो अध्यात्म में भी शायद वो जो बाबा जी वाली बात थी ना कि पता भी लगना चाहिए, तो वो डायग्नोस्टिक टूल अध्यात्म में क्या है। शरीर के लिए तो हमने डायग्नोस्टिक लैब में जाके टेस्ट करवा लिए कि मेरे ब्लड के अंदर शुगर की या किसी और चीज़ की कमी है या ज़्यादा हो गया, लेकिन अब जब नज़रिए की बात हो रही है इसके लिए कौन सी डायग्नोस्टिक लैब है। सो व्हाट इज द डिटेक्टिव मैकेनिज्म इन स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल ठीक। तो जो यहाँ पर एक तो हो गया जो हमारा स्टैंडर्ड है सतगुरु का आईना, सतगुरु क्या चाहते हैं, सतगुरु की क्या शिक्षा है। और जो लैब का काम करते हैं वो सतगुरु के गुरसिक करते हैं। क्या बात है। जो पक्के गुरसिक सतगुरु के आदेश को अपने जीवन में अपना के चलते हैं, वो मेरे लिए सतगुरु का आईना दिखाने का कार्य करते हैं। जब उनके पास मैं जाता हूँ वो मेरा टेस्ट करके बता देते हैं कि शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जी, जैसे जैसे हम बात करते हैं एक गुरसिक की सोच पता चलती है। जी, जी, तो फिर जी। अपना इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो जाता है कि मैं कितनी दूर हूँ अभी। बिल्कुल ठीक कहा आप जी ने। एक और जो अक्सर दास अपनी बात कर रहा है फिर जो महसूस करते हैं जी, कि जिस वक्त हम सेवा में भी लगे होते हैं तो बहुत बार लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मेरा तो इतने सालों का तजर्बा ऐसे ही होता है,
और उस नज़रिए के अंतर्गत जब कोई सुजेशन भी आती है, ख़ास तौर पे तब होता है जब मेरा काफ़ी समय हो चुका होता है सेवा के कार्यों में या इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी, जैसे अभी महात्मा ने कहा कि कल का बच्चा मुझे क्या बताएगा, तो मन के अंदर वो भी कई बार भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो उस वक़्त और ज़रूरत हो जाती है कि बिल्कुल ब्रॉड माइंडेडनेस से एक बार सुन के देखें कि कौन सी सुजेशन आ रही है। हो सकता है कि वो ऐसी कोई बात आ रही हो जो मैंने आज तक सोची ही ना हो। क्या बात। आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी आगे बढ़ रही है, जो चीज़ें पहले हमने कभी देखी नहीं थी, अब किसने सोचा था जब मोबाइल आया कि मैं सड़क पे घूम रहा हूँ और कनेक्ट हो जाता हूँ दुनिया के किसी हिस्से में। और उस वक्त अगर किसी से कहते थे ऐसा हो सकता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि फ़ोन तो हमारा तार जुड़ी होती है तभी काम करता है, अब कोई तार नहीं जुड़ी। तो इसी तरीके जो मेरा नज़रिया जो शायद सालों साल से जो ठीक था और उसने सालों साल काम किया, पर उसका मतलब ये नहीं कि इसके आगे कुछ नहीं है। तो वो जो पैमाना जो भक्ति मार्ग पे जहाँ बात शुरू हुई कि कैसे डायग्नोस करना है, तो डायग्नोसिंग के लिए वो संत महात्मा जो गुरु के आदेश को मानने वाले हैं, वो सतगुरु के आईना मुझे जब दिखाते हैं तब मुझे समझ आती है कि शायद मेरी भी ज़रूरत है अपने इस जो भी मेरी कमी पेशी नज़रिए की आई उसको ठीक कर लूँ। वाह, थैंक यू जी फॉर द ग्रेट इंसाइट्स। बट एक फिर भी माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि नज़रिया चेंज करने का रियलाइजेशन भी है, नज़रिया चेंज करने का प्रयास भी है, बट जो फाइनली मेरा नज़रिया है वो कितना सही है वो कैसे पता चलेगा, उसका पैमाना क्या है? थोड़ी देर पहले ये भी बात हुई कि जो पैमाना है, जो स्टैंडर्ड है, वो तो सतगुरु की शिक्षा है। अवतार बाणी का शब्द भी गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे गुरदे कान नाल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। बहुत को तो मुझे अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या मेरी आँख गुरु की आँख जैसी हो गई, क्या मेरे कान के अंदर गुरु के कान वाली बात आ गई। दुनियावी तौर पे देखें तो हम बोल नहीं सकते एक हैं, तो वहाँ पर ये समझ आती है कि वो जो देखने का पैमाना मेरा वो धन नहीं है। धन के बेसिस पे अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा पैमाना है कि वो मानव शरीर जो प्रभु परमात्मा का बनाया हुआ और उसके अंदर ईश्वर का अंश वो सबके अंदर एक जैसा है, चाहे कोई निर्धन है, चाहे धनवान है, चाहे वो किसी भी ज्योग्राफी में रहता है, रंग कैसा भी है, वो जितने भी डिफ्रेंशिएशन है वो सारे के सारे केवल एक संसारिक डिफ्रेंशिएशन है। लेकिन जब गुरसिख गुरु की आंख से देखता है तो वो इन चीज़ों को देख ही नहीं रहा होता। जैसे हम अगर वो बात करें ना कि चाय पीने के लिए हम जाएं किसी के घर, एक ही पतीले में चाय बनी, इंग्रेडिएंट सब सेम है, चीनी सारी बराबर है, पत्ती बराबर है, लेकिन डालने वक्त वो अलग अलग तरह के कपों में डाल दी गई। जी जी जी। अब जिसको तो चाय की तलब है उसको समझ आए कि कप का है, चाहे सफ़ेद है चाहे काला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर मैं कपों में उलझ गया तो वो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट होगी। तो गुरु की आँख का मतलब कि जो गुरु ने अपने ये सारे ये जो क्रिएशन की है, इस क्रिएशन के अंदर अगर मैं निरंकार का दर्शन करता हुआ देख रहा हूँ, भाव के जिसको भी मैं मिलता हूँ तो मेरे अंदर खुशी का भाव आता है। अगर कहीं किसी को देख के मन में दूसरे भाव आ रहे हैं तो शायद मेरी आंख अभी गुरु की आंख से पूरी नहीं मिली। किसी के प्रति अगर मैं अच्छा भाव सुन के खुश हो रहा हूँ जी, तो समझो मेरे कान गुरु के कान जैसे हो गए। तो जो गुरु के आंख और कान वाली जो बात है, अगर मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि वैसा हो रहा है, तो समझो मैं अपने आप को उस पैमाने के साथ मैच करके देख पा रहा हूँ कि मेरा नज़रिया गुरु के नज़रिए वाला होता जा रहा है। और अगर उसमें फ़र्क नज़र आता है तो मेरे लिए वो एक लेसन हो जाता है कि मुझे अभी थोड़ा थोड़ा और अपने सुधार की इसमें ज़रूरत है। क्या बात है अतुल जी, ये बात सुन के ना मुझे कहीं जो पढ़ा था मैंने 2 लाइन्स वो याद आ रही हैं कि अंधेरों में भी उसको सवेरा नज़र आया, अंधेरों में भी उसको सवेरा नज़र आया, ज्ञान से आनंद का बसेरा नज़र आया। भाव यही कि ज्ञान को आगे रखना पड़ेगा, सद्गुरु की शिक्षाओं को जीना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी नज़रिया साफ सुथरा होता चला जाएगा। करेक्ट, आई थिंक दैट्स द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्लिस। यस, एब्सोल्युटली। और फिर जब वो अचीव होती है तो अपने आप ही निकलता है कि क्या बताएं कैसा ये खुदा लगता है, जिस्म से रूह तक ये ही बसा लगता है। क्या बात है। जिनको मालूम नहीं उनके लिए कुछ ना हो बेशक,
कि मेरे एक पसंदीदा शायर हैं जी। उनकी गज़ल के 2 शेर याद आ रहे हैं। इरशाद। कि ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे? बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है। क्या बात है। कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। कमाल है। इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। बहुत खूब अतुल जी। पर ये पिंजरा निकालेगा कौन? सारा जीवन इसी इंतज़ार में गुजर जाता है देखा जाए तो। और ये इंतज़ार ऐसी चीज़ है ना अतुल जी, ये जीवन भर चलता है। जैसे कि एक इंटरव्यूई को अपनी पॉजिटिव न्यूज़, अपने सिलेक्शन का इंतज़ार रहता है, एक इंटरव्यूअर को एक सूटेबल कैंडिडेट का, बिल्कुल, स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट्स का, और जब रिजल्ट आ जाए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन का। सो अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो फिर वही सिलसिला शुरू, वापस से एग्जाम्स, वापस से रिजल्ट्स। बट एक जो छोटी सी चीज़ इमीडिएटली आफ्टर द एडमिशन फेस करनी पड़ती है, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है कि आज हम उस बारे में भी थोड़ी सी बात करें। जैसे कि आपने भी महसूस किया होगा जब नया नया एडमिशन हुआ था जी। और मैंने भी महसूस की ये चीज़ कि जब हम नए नए कॉलेज में जाते हैं तो जहाँ एक्साइटमेंट होता है, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं अपने फ्यूचर को लेके, वहीं एक डर भी होता है, एक सहमापन भी अंदर होता है कि कहीं वो जो शब्द जिसे हम एड्रेस करना नहीं चाहते, कहना भी नहीं चाहते, जिसे हम रैगिंग कहा करते हैं, करेक्ट, उससे हम जो न्यू कमर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं। आई कैन टोटली रिलेट टू इट। मैं बहुत डरा हुआ था अपने फर्स्ट डे पे। सेम अतुल जी, आई हैव बीन थ्रू दिस। और मैं इतनी एंग्जाइटी और प्रेशर में थी, लेकिन जब वो टाइम निकल गया और हम खुद सीनियर बन गए उसी कॉलेज में जी, तो फिर वो चीज़ जिससे डर लग रहा था, जो कल तक दहशत दे रही थी, वही चीज़ लगा कि बहुत कैजुअली उस चीज़ को लेके नज़रिया ही बदल गया कि मतलब ये क्या है, तो कैजुअल सी बात है, इसमें इतना क्या डरना। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब डिस्कशन हो रहा था अपनी एक फ्रेंड के साथ, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो बेटा है वो मेडिकल कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर था तो सेम एक्सपीरियंसेस ही थे कि पहले दिन बहुत डरा हुआ, और जब सीनियरिटी के लेवल पे आ जाना तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा कैजुअल हो जाना। तो मुझे यही लगता है कि एक ही चीज़ को लेके किस तरह से हमारा नज़रिया परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। हालांकि वो जो डर है वो अगर याद रहे कि जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ, जिस चीज़ को मैंने महसूस किया है, मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि उसी तकलीफ़ से मैं किसी और को ना गुजरने दूँ। जी, एब्सोल्युटली राइट, एंड आई कैन टोटली रिलेट टू इट, एंड दैट हैपेंस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल। तो एज ए जूनियर जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं और यू ट्राई न्यू थिंग्स, यू लर्न न्यू थिंग्स, एंड आपको वर्क प्रेशर भी रहता है। शायद आपको बुरा लगता हो कि इतना काम क्यों है या इतना प्रेशर क्यों है, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू ग्रो अप इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू बिकम द बॉस एंड यू हैव अदर जूनियर्स अंडर यू, then you do the same thing to your juniors as well, right? So it's a vicious circle, but it's very good point that we should try to understand others viewpoint, और there's no harm. मैं बोलूँगा कि दूसरे के नज़र से एक बार खुद को देख लेना भी बुरा नहीं है, और वो प्रयास जारी रहना चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि खुद की नज़र से अगर ज़िंदगी धुंधली दिखे तो कुछ नज़रिया दूसरों का भी अपना लो। आँखें कितनी भी सुंदर हों, कमज़ोर हो जाएं तो ऐनक लगानी ही पड़ती है। क्या बात है। और फिर जब नज़रिया ठीक हो जाता है तो फिर दाग भी अच्छे हैं। दाग भी अच्छे हैं, अरे वाह। और प्यार के, एम्पैथी के ऐसे ही रंगों को और गहरा करते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो है रंगमंच से। ईशान, अरे शुक्र है आपका दीदार हुआ। हम तो इंतज़ार में गाने गुनगुनाने लग गए थे आपके। मिस पंक्ति, यू आर लेट। आई एम सो सॉरी, मूड इतना ऑफ है, मन ही नहीं कर रहा था स्टूडियो आने का। अब क्या हो गया? अरे जो एल्बम बनी थी ना अभी। अरे हाँ, उसको तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस डूड। कहाँ अच्छा भाई, कल गई थी इवनिंग शो के लिए, तो उसी एल्बम का एक गाना गाया था। ओके, फिर क्या था, शो के बाद कुछ लोग बातें कर रहे थे, धुन अच्छी नहीं है, लिरिक्स अच्छे नहीं हैं। इतना मोराल डाउन हो गया ना, काश उनके पास से गुजरी ही नहीं होती।
भाई उन्हें क्या नॉलेज म्यूजिक की, लिरिक्स की, पता भी है कितनी मेहनत लगती है। एंड देन न्यू सॉन्ग के लिए धुन बनानी थी, उसके लिए भी दिमाग नहीं चला। वैसे मुझे तो लग रहा है जैसे उन्होंने एक साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट दिया है। पता नहीं, ऊपर से इस चीज़ का गुस्सा घर पर निकल गया सारा, जब मैंने खाना खाने के लिए मना कर दिया। ओह माय गॉड, इतना कुछ। ऐसा कर, उठ उठ उठ, चलो। कहाँ? खुले आसमान के नीचे महकते फूलों के बीच। ओह, यू मीन पार्क? यस। पर मूड मेरा ठीक नहीं, जाने का भी मन नहीं। चल भी ले, फ्रेश ही फील होगा। उठ चल, कम लेट्स गो। अच्छा ठीक है, ओके ओके चलो। ओ सी, ब्राउनी। ब्राउनी? हाँ, ये क्यूट सा मुन्ना। ये तो पप्पी है। हाँ हाँ, ये यहीं रहता है, मैंने इसका नाम रखा है ब्राउनी। और वो देख कोने में इसकी मम्मा, उसका नाम मैंने रखा है लूना। मुझे तो नहीं बोलेगी कुछ, पर तू बच के रही हो। ब्राउनी। व्हाट? ब्राउनी है छोटू सा, पंक्ति का है वो मुन्ना। हे, पर मुन्ना, मुन्ना की मम्मी है कोने में बैठी है, नाम है जिसका लूना। हे दैट्स नाइस। ब्राउनी है छोटू सा, पंक्ति का है वो मुन्ना। पर मुन्ना, मुन्ना की मम्मी है कोने में बैठी है, नाम है जिसका लूना। वाओ ईशान, बहुत ब्यूटीफुल है ये। क्या ख्याल है फिर? पंक्ति जी, अपनी पंक्तियों को जरा इसमें लगा कर देखो। जिंदगी छोटी सी प्यारी सी न्यारी सी चाय की प्याली हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, चारों तरफ हो दिवाली। ये बात ब्यूटीफुल। थैंक्स ईशान, इस धुन पे गाना बनाया जा सकता है। वाओ, आई एम एक्साइटेड। वैसे एक गाना और याद आ रहा है तुम्हारी ही सिचुएशन पे। वो गाना चल रहा है ना आजकल रील्स में नया। कौन सा? हो दिल झूम झूम दिल झूम। नहीं वो नहीं, वैसे दिल झूमता ही रहना चाहिए, पर एक गाना। हाँ, हम समंदर का एक कतरा है या समंदर है हम, पम परारा, क्या पता हम में है कहानी या कहानी है हम। दैट्स नाइस। और इसमें एक बात भी है जो बहुत नाइस है। कौन सी बात? नज़रिए की। यही कि किसी के लिए उसकी ज़िंदगी समंदर का एक कतरा है, तो किसी के लिए खुद एक पूरा समंदर, या फिर किसी के लिए एक कहानी का हिस्सा है, या खुद पूरी कहानी। पंक्ति लाइफ भी तो ऐसी ही है। कोई रात में चांद की चांदनी ढूंढता है तो कोई तारों की चमक, पर रात तो वही है। हमारी लाइफ भी थोड़ी ही ऐसी है। हमारे नज़रों के कैमरे के आगे से कितना कुछ गुजरता है। हम सोच का कौन सा लेंस लगा के किस तरह से सब देखना चाहते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। राइट, बट मुझे क्यों बता रहा है ये सब? क्योंकि आपकी भी ना कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी आज। अब किसी को गाना अच्छा लगा, किसी को नहीं। किसी को धुन पसंद आएगी तो किसी को सिर्फ बोल। क्या पता उनका टेस्ट डिफरेंट हो। अब तुम उन्हें लेसन समझकर मुस्कुरा के इम्प्रूव कर सकते हो, या खुद पे सेल्फ डाउट करके अपना मोराल डाउन कर सकते हो। चॉइस हमेशा तुम्हारी ही रहेगी, क्योंकि सिचुएशंस या फीडबैक तो बदलती रहेंगी। इट्स अप टू यू कि तुम उन पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हो। और मैं तो सारा मूड ही खराब करके बैठ गई थी, यहाँ तक कि माइंड में धुन भी नहीं क्रिएट कर पा रही थी। नजरिए की बात है बच्चे, किसी के लिए 6 है तो किसी के लिए 9। इसलिए तुम ना खुद को थोड़ा पॉजिटिव रखा करो। राइट, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। मैं यूं ही मूड ऑफ करके बैठ गई। चलो छोड़ो, अब अच्छी सी धुन तैयार करेंगे। ये हुई ना भाग 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 भाग। वो लूना इधर ही आ रही है। डरपोक है ईशान, मैं तो किसी से नहीं डरती। अरे लूना, आप इधर क्यों आ रहे? ईशान रुक 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 रुक।
अतुल जी, जी रश्मि जी, आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? ऑनेस्टली अगर सच में फ्री टाइम मिल जाए तो चाहूँगा कि कुछ बुक्स रीड करी जाएं, चाहे वो मिशन से हो या पोइट्री से रिलेटेड हो। अच्छा, बट अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं तो मैं जवाब दूंगी कि जी। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो है ट्रैवल करना। वाह, मैंने कहीं सुना था, कभी पढ़ा था कि ट्रैवल करने से हमारी सोच का दायरा खुलता है, बिल्कुल, बड़ा होता है, लेकिन फिर महसूस करने का भी मौका मिला। बताऊं कैसे? जी जी ऑफ कोर्स। एक बार ऐसे ही किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने का मौका मिला और उस दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से हुई। वो पास ही के टेबल पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थीं और इंडिया के बारे में कुछ बातें अपने साथ बैठी हुई दोस्त से कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ कन्फ्यूजन है उन्हें। ओह इंटरेस्टिंग। तो जब किसी फॉरेन कंट्री में किसी फॉरेनर से जब बार बार इंडिया वर्ड सुना तो मुझसे रहा ना गया। मैंने हंसते हुए कहा, सॉरी टू ईव्सड्रॉप, बट यू आर मेंशनिंग माई कंट्रीज नेम अगेन एंड अगेन, सो आई थॉट ऑफ आस्किंग, मे आई हेल्प यू विद समथिंग। ओह नाइस। बातचीत शुरू हुई और फिर हर रोज होने लगी, क्योंकि वहाँ स्टे थोड़ा सा लंबा था। धीरे धीरे दोस्ती सी हो गई, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी इंसान थी, बच्चों जैसी मासूम। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे कहने लगी, रश्मि, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग जज्ड ऑल द टाइम just because I am in a female body and I don't relate to it, I don't feel like I belong to it. मैं बहुत कुछ सहती हूँ इस वजह से। आगे जो उन्होंने बताया वो और भी तकलीफ दे था अतुल जी, कि किस तरह उनकी खुद की ही माँ को उन्हें एक्सेप्ट करने में जीवन गुजर गया, पर वो फिर भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई। किस तरह वो कभी डरा कर, कभी धमका कर, कभी मार पीट कर कोशिश करती रही कि उनकी बेटी बेटों की तरह बिहेव ना करे। और इस सब के बीच वो ये भूल गई कि जिस गोद से उस छोटी सी बच्ची ने सबसे ज़्यादा उम्मीद की होगी, प्यार की, समझ की, द हग दैट शी मस्ट हैव क्रेव्ड द मोस्ट, वहीं से जब दुत्कार मिली तो कितना दुख और अकेलापन महसूस किया होगा। हर बच्चा अपने घर से, अपने माँ बाप से वो प्यार, एक्सेप्टेंस और एनर्जी डिराइव करता है, जो एक बार अगर मिल जाए तो दुनिया की सारी ही जंग फतेह कर सकता है। और फिर हम एक समाज के तौर पर क्या वही प्यार, अपनापन और एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते? क्यों ही जज करना अतुल जी किसी को, और क्यों ही दिल दुखाना किसी का? जी, क्यों मेरा नज़रिया साफ सुथरा नहीं हो सकता, रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता? अगर मुझे ही हर वक्त कुछ लोग जज करें मेरे चलने के, बोलने के तरीके पर, तो मुझे कैसा महसूस होगा? बस इतना ही सोचना है और इतनी सी ही नज़र बदलनी है, और ये पॉसिबल है सिर्फ सद्गुरु की मेहर से। सचमुच बिल्कुल सही कहा जी। और ऐसा अक्सर होता है कि हम अपना नज़रिया इतना संकुचित कर लेते हैं जी कि सामने वाले को बिल्कुल अपने जैसा बनाने में लग जाते हैं। और शायद ये भूल जाते हैं कि जो सामने है वो भी तो निरंकार की ही क्रिएशन है। बिल्कुल, उसे भी तो निरंकार ने ही बनाया है, और जैसा बनाया है वो परफेक्ट है। बिल्कुल। और ऐसा बनाने के पीछे भी तो कोई ना कोई कारण है। बिल्कुल अतुल जी, हम नहीं समझ पाते कि निरंकार कितना बड़ा प्लानर है। अब आप देखिए, अगर किचन गार्डन की तरफ ही निगाह दौड़ा कर देखें तो जो बड़े बड़े फल हैं या सब्जियां हैं वो बेल पर लग जाया करते हैं ज़मीन पर, और जो छोटे छोटे फल हैं वो पेड़ों की ऊंचाई नापते हैं। करेक्ट। तो ये निरंकार की क्रिएशन नहीं, ये परफेक्शन नहीं तो क्या है? और फिर क्यों हम इसमें कमी ढूंढें? जी बिल्कुल सही फरमाया। और पौधों की डाइवर्सिटी की तरह इंसानों के भी अपने अपने टेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, स्किल्स हैं। बिल्कुल। और हमारा अगला सेक्शन भी ऐसे ही एक स्किल पर फोकस करता है जिसका नाम है कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं आदरणीय महात्मा डॉक्टर विनोद गंधर्व जी, जो कि एक बेहतरीन सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कंपोज़र हैं और एक अच्छे गीतकार भी हैं। तो विनोद जी, वॉइस डिवाइन में आपका इस स्टूडियो में, बल्कि दास कहेगा क्योंकि आप बहुत सारी सेवाएं यहाँ निभाते हैं, तो आपके अपने स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यकार जी। धन्यकार जी। तो हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि लगभग सभी आपको जानते हैं, तो ये गीत संगीत का सिलसिला न जाने कितने वर्षों से आपकी ज़िंदगी में रहा, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आप इस संगीत से और म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े? जी, जहाँ तक मेरे म्यूज़िक सफ़र का आपने सवाल किया,
दास का म्यूज़िक का जो एक सफ़र है वो तो बचपन से ही शुरू हो गया था, क्योंकि मेरा जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ जो प्रोफेशनली म्यूज़िशियन रहे, क्लासिकल म्यूज़िशियंस। और परिवार में बहुत अच्छे अच्छे क्लासिकल सिंगर्स हुए, और इंस्ट्रूमेंट हमारे परिवार में बांसुरी एक बहुत फेवरेट साज रहा परिवार का। तो 18th जनरेशन दास की है म्यूज़िक में ही। कमाल। तो ये सिलसिला शुरू हुआ पटियाला दरबार से, क्योंकि पुराने समय में जब म्यूज़िशियंस हुआ करते थे क्लासिकल सिंगर्स, तो उनके लिए स्पेशल पोस्ट हुआ करती थी राज दरबार में, जिन्हें कोर्ट सिंगर कहा जाता था। जैसे आप सुनते हैं कि तानसेन जी अकबर के दरबार में हुआ करते थे, वैसे ही जितनी भी रियासतें होती थी उन रियासतों में सिंगर्स के लिए एक स्पेशल एक स्थान दिया होता था कि वो एक सिफत के गीत, एक राजा के बड़ियाई वाले गीत, जैसे बन्ने बधावे, जैसे राजा का श्रृंगार हो रहा है तो उस टाइम क्लासिकल कॉम्पोजिशंस गाए जाते थे। तो उस तरह से हमारे बुज़ुर्ग भी पटियाला दरबार से जुड़े थे। तो पटियाला दरबार में उस वक्त जो बलाचौर के रहने वाले, जो इस वक्त पाकिस्तान है, वहाँ बलाचौर एक जगह है, वहाँ के एक बहुत मशहूर उस्ताद थे, उस्ताद बूटे खां साहब। तो पंजाब घराना एक संगीत में आता है, उस घराने से उनका ताल्लुक़ था। तो उनसे हमारे परदादा जी वोकल म्यूज़िक की उन्होंने ट्रेनिंग ली, पंडित रामदास गंधर्व। क्या बात। तो पंडित म्यूज़िक में इसलिए लगाया जाता है कि जो अपने विषय में जिसका पांडित्य हो, संगीत में उनका इतना पांडित्य था कि उनके नाम के आगे राजा जी ने ये उनको टाइटल दिया कि जी आप पंडित रामदास गंधर्व आपका नाम होगा। तो वहाँ से शुद्ध संगीत का सिलसिला शुरू हुआ परिवार में, कि प्योर संगीत की एक ग्रामेटिकली जो शुद्ध हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, शास्त्रों पे बेस्ड हो। तो उस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। और दास भी जब बचपन से देखता था कि घर में इसी तरह का माहौल है, रियाज हो रहा है, घंटों बैठे हैं, तो हम भी पहले चलते फिरते सुनते थे, शागिर्द आते थे घर में, तो कानों में म्यूज़िक पढ़ता रहता था। और वैसे वैसे कुछ बंदिशें सीख गए, फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं हम भी कुछ ट्राई करें। तो जब ट्राई किया तो थोड़ा ईजी लगने लगा। तो शायद वो यही असर होगा, क्योंकि वो ख़ानदानी सिलसिला चला आ रहा था। तो इसी तरीके से ये फिर बाद में पढ़ाई रूप में भी इसी को दास ने सब्जेक्ट रूप में लिया। तो जैसे आपने जिक्र किया कि बचपन में बहुत सारे आपने संगीत के वाद्य देखे, घर में इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा था जो आपने बचपन में ही सीखा? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि जितना भी दास का परिवार है वो सारा मैक्सिमम उसमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हुए। और जो फेवरेट साज हमारा या फेमस साज जो हमारे फेमस जो म्यूजिशियंस घर में हुए वो बांसुरी वादक ज़्यादा हुए। अच्छा। तो वोकल में सिर्फ मेरे परदादा जी थे, उसके बाद दास। दातार की ऐसी मेहर हुई या सतगुरु का ऐसा आशीर्वाद था कि उन्होंने ऐसा ब्लेसिंग्स दी कि उसमें रास्ते मुझे नजर आने लगे। आपके लिए उन्होंने इजी बना दिया। जी जी। क्या बात। सिर्फ डिवाइन प्लान्स और डिवाइन अरेंजमेंट्स ही नजर आते हैं। बिल्कुल जी, डिवाइन अरेंजमेंट इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि 93 में दास को ज्ञान हुआ, उस टाइम दास 8th में था। तो जितनी भी दास की अगर प्रोफेशनली डेवलपमेंट दास की अगर कहूँ मैं कि जितना दास ने ग्रो किया म्यूजिक में, वो सिर्फ और सिर्फ संगतों की वजह से। वो जो संगतों में प्रैक्टिस हुई वो भी प्रोफेशनली बहुत काम किया उसने, और इतनी ब्लेसिंग्स मिलती थी, खुले रूप में ब्लेसिंग्स मिलती थी। शुक्र है। वाह क्या बात है, क्या कमाल की जर्नी है ना। तो बिल्कुल, मैं तो यूँ कहूँगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में म्यूज़िक बहुत ज़रूरी होता है, और पैदा होता ही उसका म्यूज़िक का सफ़र शुरू हो जाता है हर इंसान का। बिल्कुल। वो ऐसे कि जब बच्चा पैदा होता है वो जो उसको रोना, शायद दुनिया को वो रोना लग रहा होता है, बट अगर उनके माँ बाप से पूछें तो वो किसी म्यूज़िक से कम नहीं होता। तो वो शुरुआत वो जो म्यूज़िक की एक जर्नी है वो हर इंसान के साथ पैदा होते ही स्टार्ट होती है। और फिर जैसे विनोद जी ने कहा कि वो स्पेसिफाइड फील्ड हो जाती है। और मैं चाहूँगा विनोद जी से ये भी पूछना कि किस तरह आज के जैसे 18वीं पीढ़ी से उन्होंने जिक्र किया कि ये सिलसिला चला आ रहा है, और पहले किस तरह से माहौल होता था, किस तरह से टेक्नोलॉजीज़ तो इतनी थी नहीं, बट आज के टाइम में जब सब कुछ अवेलेबल है तो आप जी ने भी अपना पूरा एक्सपेंशन किया, म्यूज़िक में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उसका भी मैं चाहूँगा जिक्र करें। जी, सारे फील्ड्स अलग अलग है, क्योंकि मैंने पढ़ाई क्लासिकल म्यूज़िक से की, और अभी जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ वो सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। रिकॉर्डिंग करना, सॉफ्टवेयर्स को समझना, नई VSTs को समझना, नए हार्डवेयर्स को समझना, इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को समझना। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी पूरी वर्ल्ड लेवल की जुड़ी हुई है। किस तरह के नए प्लगइन्स आ रहे हैं, और सदगुरु माता जी की कृपा से हम
कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जो नए भी हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। वाह नाइस। कि जिस तरीके से क्वालिटी का एक लेवल है, चाहे वो HD लेवल है या डिजिटल वे में ऑडियो निकलते हैं, चाहे उसके हार्डवेयर हो, उसके सॉफ्टवेयर हो, उसी तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं और अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस को बुलाते हैं। तो ये भी एक ब्लेसिंग्स के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने ना कहीं कंप्यूटर सीखा, ना ही मैंने कहीं किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट में जाके कहीं सीखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिफत और ब्लेसिंग्स का काम है, और जो सदगुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता दुनिया में। तो ये सब, जैसे हम संगतों में जाते थे, फिर म्यूज़िक बनाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। तो सबसे पहला म्यूज़िक जो दिया था वो जब मैं 13 साल का था। तो हुआ ये कि शिमला में एक शूट हो रहा था, उसका सीन ये था कि एक पहाड़ी गाने पे एक म्यूज़िक करना था। तो मैं भी चला गया म्यूजिशियन के साथ, तो मुझे रिदम के लिए वहाँ पे हायर किया गया था। अच्छा। तो जब वो सीन शूट हो रहा था तो वहाँ कोई म्यूजिक डायरेक्टर था नहीं। कहते अब इसका म्यूजिक कैसे बनाएं। मैं कहा जी मैं ट्राई करता हूँ। तो पहला 13 years जी old. वो पहला म्यूजिक बना वो 13 साल में, और इतना खुश हुए, वो इतनी ब्लेसिंग्स उन्होंने दी। तो वो जर्नी की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद स्टूडियो में धीरे धीरे शुरू किया। फिर जब 2004 में यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ आना हुआ, यहाँ संगत से जुड़े, दिल्ली वाली संगत से जुड़े। फिर ये ब्लेसिंग्स आई बाबा जी की तरफ से कि स्टूडियो में सेवा शुरू कर दो। कमाल है जी। फिर तो ये ब्लेसिंग्स चली आ रही हैं। अब तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से ये ब्लेसिंग्स चल रही हैं, और बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। 13 से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक भी 13 ही चल रहा है, सेवा में जीवन लग रहा है। बहुत बहुत खूब, और चलता रहे ऐसे ही। बिल्कुल चलता रहे। एक छोटा सा एड ऑन क्वेश्चन दास पूछना चाहेगा कि जब किसी इंसान का इतना जुड़ाव होता है संगीत से, तो किस तरह वो उसके जीवन पर असर डालता है, किस तरह उसका जीवन प्रभावित होता है संगीत के कारण? एक्चुअली संगीत का जीवन में बहुत बड़ा एक अहम रोल है। जैसे आप देख लीजिए कि मालिक ने, निरंकार ने हर आदमी के अंदर एक जो है ना वो BPM सेट करा हुआ है। BPM हार्ट बीट हमारी लय में चलती है ना, फिक्स लय में चल रही है। वो अगर लय कहीं गड़बड़ा गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो हर एक आदमी, हर एक इंसान म्यूजिक से जुड़ा है, लय से जुड़ा है। क्या बात है। म्यूजिक में 3-4 चीजें चलती है, स्वर, ताल और लय। तो लय से तो हम टेम्पो से जुड़े हैं। हर काम हमारा एक रिदम में चला है, 24 आवर्स का एक सर्कल बना हुआ है। सेम वही चीज़ म्यूजिक में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जब प्रोफेशन में आ गए, तो प्रोफेशन में आते ही अंदर एक ना स्विच बोर्ड लगा होना चाहिए आदमी के, जो क्रिएटिव आदमी होता है। कि कभी उसको श्रृंगार रस में जाना है, कभी हास्य रस में जाना है उसको, कभी वीर रस में जाना है उसको, कभी भक्ति रस में जाना है। ये सारे क्रिएशन के पार्ट है। तो वो स्विच एकदम अपने आप को, स्विच मूड को चेंज करना और उस क्रिएटिविटी में एकदम से जाना, तो ये ब्लेसिंग से आ सकता है और साधना से आ सकता है। तो दोनों चीज़ों का एक जो है ना मिला जुला एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। तो रस चाहे कोई भी हो, वो जो 7 स्वर हैं, 8वां सुर अपना पर्सनल सर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल जी, 7 स्वर कायम रहने चाहिए जी। वाह कमाल। मतलब इतनी सारी नई नई बातें आज सुनने को हमें मिली, सीखने को मिली जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। थैंक यू जी, शुक्रिया शुक्रिया। जाते जाते विनोद जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको देखकर और आजकल के काफ़ी म्यूजिशियंस को देख के बहुत सारी युवा जनरेशन इंस्पायर होती है जी, वो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। उनके लिए आप जाते जाते कोई गाइडेंस देना चाहेंगे तो प्लीज़। गाइडेंस तो दास क्या देगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहेगा कि रियाज से जुड़े रहें, अपने संगीत के गुरुओं से जुड़े रहें, और उससे भी पहले सदगुरु और संगत से जुड़े रहें। फिर एक वो फैज़ साहब का एक शेर है कि फैज़ थी राह सर बसर मंजिल, हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए। तो कामयाबी कोई रोक नहीं सकता जब सदगुरु का आशीष साथ है। क्या बात है। थैंक यू जी, धनंकार जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, धनंकार। तेरे दर से यही हम मांगे दुआ, तेरे दर से यही हम मांगे दुआ, प्रभु सारे जहां का भला करना, प्रभु सारे जहां का भला करना।
पर हर दीनहीन दुखी यारें पर दातार तू अपनी नजर करना, दातार तू अपनी नजर करना। अतुल जी, हमने इतने सारे पहलू नज़रिए के डिस्कस किए। अब इसको डे टू डे लाइफ में, जैसे हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, वैसे ही मैंने पढ़ा कि नज़रिए को दुरुस्त करने के लिए भी एक एक्सरसाइज है। अच्छा, तो वो क्या है? वो ऐसा था कि कहीं मैंने पढ़ा कि एक बार किसी व्यक्ति को कहा गया कि जब भी तुम्हें किसी चीज़ में कमियां दिखाई दें, किसी इंसान में खामियां नजर आए, तो तुम उसकी 10 क्वालिटीज़ कहीं कागज़ पे लिख लो। और जब अपने अंदर भी बहुत सारी कमियां नज़र आनी शुरू हो जाएं, आत्मविश्वास नीचे जाना शुरू हो जाए, सेल्फ लव में कमी आनी शुरू हो जाए, तो ऐसी ही चीज़ अपने साथ भी करो। वो क्वालिटीज़ अपने बारे में भी उस कागज़ पर लिखो और ऐसा करते चले जाओ। मेक इट अ डेली हैबिट। करेक्ट। ओवर द टाइम उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसका जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, परसेप्शन है अपने आसपास के लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, वो धीरे धीरे साफ सुथरा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और जितना साफ उसका नज़रिया हुआ, उतना ही प्यार उसे लोगों पर आने लगा, और जितना प्यार वो लोगों को देने लगा, उससे कहीं ज़्यादा प्यार उसे लोगों से मिलने भी लगा। Wow, what a nice thought, Rashmi ji. Thanks for sharing. And I want to touch another dimension. Let's say कि किसी की ज़िंदगी में सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि वो चाह कर भी, पूरी कोशिश, पूरा प्रयास कर भी वो नज़रिया पॉजिटिव नहीं रख पा रहा है, तो फिर क्या होगा? एक्चुअली अतुल जी, मान लेते हैं, नेगेटिव नज़रिया रख कर भी देख लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये सिचुएशन, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए। कई बार ऐसा देखा है कि स्ट्रेस लेने की ना आदत पड़ जाती है, कुछ ना भी हो स्ट्रेस लेने लायक, तो इसी बात का स्ट्रेस हो जाता है कि आज कुछ खाली सा लग रहा है, स्ट्रेस क्यों नहीं है। तो जो चीज़ें परेशान नहीं भी करनी होती वो भी करती हैं, आके बड़ी बनकर खड़ी हो जाती हैं सामने से। करेक्ट। लेकिन तंग नज़रिया रखने से, तंग दिली रखने से, नेगेटिव एस्पेक्ट को बढ़ावा देने से अपने जहन में क्या होगा? आखिर हर एक बात पर तनाव बढ़ेगा, हर बात पर गुस्सा आएगा ही आएगा। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस जिनका हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन पर भी चिंता होगी ही होगी। चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी, एंजाइटी, हर एक के लिए कड़वाहट और न जाने क्या क्या। कुल मिलाकर कहूँ तो ये जीवन जीने लायक ही नहीं लगेगा। जी, आई वुड से ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। बिल्कुल। कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। अब देखिए ना, कोई कमियों में भी प्यार ढूंढ लेता है और कोई प्यार में भी कमियां। जी, फर्क तो सिर्फ नज़रिए का ही है। बिल्कुल। तो दुनिया का बोझ उतार और अपना जीवन सुधार। बाबा जी ने भी हमें ये सिखाया कि मिजाज यूं ही नहीं चिड़चिड़ा कीजिए, कोई बात छोटी करे तो अपना दिल बड़ा कीजिए। और अभी हाल ही में सदगुरु माता जी ने भी फरमाया कि गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, पर एक पॉजिटिव सोच और नज़र का फ़र्क होता है। कुछ फोकस सिर्फ गुलाब पर होते हैं और वहीं कुछ फोकस अगर कांटों की तरफ हो जाए तो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें सुख उठाना है या दुख उठाना है। गुलाब की तरफ जिनकी नज़र रहेगी, वो जाहिर सी बात है उसकी सुगंध को भी महसूस करेंगे ज़्यादा अच्छे से, उसके रंगों को भी अप्रिशिएट करेंगे, उसकी सुंदरता को भी महसूस कर पाएंगे। व्हाट अ ग्रेट थॉट। और सदगुरु माता जी से यही अरदास प्रार्थना है कि हम सबके नज़रिए हमेशा ही पॉजिटिव बनाए रखना, सकारात्मक बनाए रखना, दिलों में हमारे प्यार भर देना। आप जैसा चाहते हो कि हम खुद प्यार बन जाएं, ऐसा आप बना भी देना। बिल्कुल, हमारा जीवन वैसा ही बन जाए, ऐसी ही अरदास और कामना है। तो रश्मि जी, समय हो चला है अपने श्रोताओं से विदा लेने का जी। और चलते चलते अपने श्रोताओं को जोड़े जाते हैं सदगुरु के पावन पवित्र संदेश के साथ। तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन निरंकार। एक भक्त का नज़रिया हमेशा
इतना पॉजिटिव होता है कि अगर जीवन में कुछ भी नेगेटिव भी घटित हो रहा है तो उसमें भी भक्त को ये पूर्ण विश्वास है इस दातार पे कि अगर आप ऐसा समय लाए भी जीवन में तो उसमें भी आपने हमारे लिए बेस्ट ये किया है। हो सकता है अगर मुझे तो ये लग रहा है कि आपने हमें सुई चुभाई है, पर क्या पता किस चीज़ से काट रहे थे, क्या पता ये हाथ ही कटना था और सिर्फ एक छोटी सी खरोच आ गई है। तो भक्त हमेशा उस नज़रिए से कि परमात्मा ने तो कभी भी बुरा नहीं करना, हमें ही अपने कर्मों में एक कभी कभी जब डूअर बन जाते हैं, एक भाव वैसा लाते हैं, तो फिर एक मन में अभिमान भी आना शुरू हो जाता है। फिर चाहे बड़े बड़े चीज़ों में कि अक्सर ऐसी भी चीज़ का अभिमान आ जाता है कि इंसान कहने लगता है कि मैं तो हर चीज़ बहुत अच्छी करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं दूसरों की मदद ही करता हूँ, मैं हर एक के काम आता हूँ, मुझसे ज़्यादा एक नम्र दिल तो किसी का नहीं है। ऐसी बातें करके उस चीज़ का ही अभिमान लेके उसको भी नहीं पता लगता कब एक मदद का भाव को ही वो अभिमान बना लेता है इंसान। तो कैसे हमने अपने दिल में जहाँ प्रेम को, प्यार को ही प्राथमिकता देनी है, अगर कोई व्यक्ति सामने है और ये हमें पता है कि ये भी इसके शरीर में वो आत्मा है जो हम में है, तो फिर चाहे वो आकार में इंसान कैसा भी हो, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की देखने में, चाहे वो हमारे जैसे खाने पीने, वो कपड़े उस तरह के, चाहे एक स्किन का कलर या कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, किसी तरह की प्रायोरिटीज़, कुछ प्रेफरेंस दूसरों की अगर अलग भी हैं, तो भी हमें पता है कि ये दातार ने जब हमें हमारी इतनी अलग अलग आदतों के बावजूद हमें अपनाया हुआ है, तो फिर हम कौन होते हैं दूसरे को जज करने वाले। और हमें भी उसी प्रकार हर एक से प्यार करना है, क्योंकि सभी इसी के अंश हैं। तो जब इससे प्यार हो गया तो जैसे सूर्य से प्यार है तो सूर्य की हर किरण से प्यार है। Was divine.